जय हिंद। जैसा कि हम लोग भैया पढ़ रहे थे ग्रामर, कल पास्ट टेंस स्टार्ट किए थे, उसमें पास्ट टेंस पढ़ लिए, परिभाषा पढ़िए, पास्ट टेंस के प्रकार पढ़े। उसमें से पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट किए थे। पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट किए थे, उसमें पास्ट इंडेफिनिट की परिभाषा बताए थे और आइडेंटिफिकेशन बताए थे। आज बारी है रूल्स फॉर ट्रांसलेशन की। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एनी एक्शन ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एनी एक्शन ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। वह काल जो भूतकाल के कार्यों को व्यक्त करता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और उसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 प्रकार। जैसे प्रेजेंट में हमने बताया था आपको, वैसे पास्ट में भी बताया। फिर हम एक की शुरुआत किए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है हमने बताया था। ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसेस एनी इंडेफिनिट एक्शन ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह काल जो भूतकाल के अनिश्चित कार्यों को व्यक्त करता है उसे हम अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। तो ये थी उसकी परिभाषा। आज बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थे, आई, ए आदि शब्द समूह आते हैं। आज बारी है रूल्स फॉर ट्रांसलेशन की। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन की। हालांकि कल हेडिंग भी बना चुके थे। हाँ, तो हमने बताया कि अब बारी थी रूल्स फॉर ट्रांसलेशन की। कल हेडिंग भी बनवा दिए थे, आज फिर से हेडिंग बनाइएगा अगर कल हेडिंग नहीं बनाए थे तो। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। तो अनुवाद के नियम कैसे पढ़ेंगे भैया? आपका सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, जो हिंदी में सेंटेंस रहता है उसको अंग्रेजी में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस कितने प्रकार का होता है थोड़ा सा बता दें। सेंटेंस आपका पहला नंबर तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम नियम लिखवाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखवाएंगे, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस का लिखवाएंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिखवाएंगे। हालांकि अफर्मेटिव का थोड़ा चेंज होता है, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव का लगभग रूल्स सेम ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस साथ साथ लिखते चलिएगा भैया। इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। तो आपका जो नियम है भैया, इससे संबंधित काफी सारे नियम हैं। उसको लिखेंगे इससे संबंधित निम्नलिखित नियम है। इससे संबंधित निम्नलिखित नियम है। कौन कौन से भैया? रूल नंबर 1। पहला नंबर रूल्स आपका क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जो हो, अफर्मेटिव में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो हमेशा क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं।
कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, मतलब साधारण होगा, ना तो कोई इसमें नहीं शब्द रहेगा, न तो कोई प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम साधारण रहेगा। तब क्या करेंगे हम उसमें केवल क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, बस कोई सहायक क्रिया का यूज नहीं करेंगे। पहला नियम तो ये है, समझ में आ रही बात? तो आइए लिखते हैं, यही मेन नियम है भी इसमें का। यदि वाक्य साधारण हो तो क्रिया की दूसरी अवस्था, मतलब कि वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। यही इसका मेन रूल्स है। कुछ रूल्स थोड़े बहुत और भी आ जाते हैं, जहाँ पर कर्ता की आदत वगैरह प्रकट की जाती है, तो हम थोड़ा आपके लेवल का ही बढ़ा रहे हैं, क्लास 8th लेवल का ही, थोड़ा बहुत 10th लेवल में भी आ जाएगा, लेकिन वो सब थोड़ा अपर लेवल में आ जाते हैं, इसलिए वहाँ तक चर्चा नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेंटेंस की ओर करेंगे। सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या है? SUB का मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, ये देखो दो लाइन है, सेकेंड फॉर्म, OBJ मतलब ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। कोई एक आध हम सेंटेंस का ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मोहन विद्यालय जाता था। मोहन विद्यालय जाता था। तो थोड़ा सा समझिएगा भैया, इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा तो क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा आपका, समझ में आई बात? एक मिनट देखो भैया, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, यहाँ तो आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख लेंगे। लेकिन जब आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा तो केवल सेंटेंस रहेगा ना कि आपको ये बताया जाए कि ये इस टेंस का है, उसका ना तो स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम सेंटेंस को आइडेंटिफिकेट करेंगे, मतलब कि सबसे पहले वाक्य को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? अंतिम में देखेंगे कि क्या है, अंतिम में क्या है, अंतिम में देख रहे हो आप, दिया गया है ता था। क्या दिया गया है? ता था। तो जरा याद करो, ठीक, याद करो ये किस टेंस का हो सकता है। कोई ऐसा टेंस है जिसमें हमने बताया हो कि इस टेंस की पहचान में ता था मिलता हो, या आपको पहचान नहीं याद है तो वाक्य को पढ़ करके अर्थ निकालो। मोहन विद्यालय जाता था, पहला नंबर तो जाता था, ये बात बीते हुए समय की है। अब उसमें ता किस में आता है, ता किस में आता है, या आप वैसे ही गेस करिए कि वाक्य आपका क्या है, अफर्मेटिव है और लिखा भी गया है ता था, तो
आपको हमने लिखवाया है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए या था ये थी आदि शब्द समूह आते हैं। ये किस टेंस की पहचान है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है। तो ता था मिला ना आपको, ता था मिल गया ना, तो इससे ये पता चल गया कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब पता करेंगे कि ये अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है। तो इसमें देखिए भैया, कोई कहीं पर नहीं शब्द है, नहीं है। कहीं पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है वाक्य में, कोई नहीं। अगर प्रश्न पूछा जा रहा होता तो ये कहता क्या मोहन विद्यालय जाता था, या पूछा जाता मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता था, या मोहन विद्यालय क्यों जाता था। तो प्रश्न वगैरह तो पूछा नहीं गया है, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है। जो अफर्मेटिव रहता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा भैया? मोहन। क्या है? मोहन। मोहन की अंग्रेजी मोहन ही लिखेंगे, MOHAN, कोई नाम है। अब उसके बाद देखिए भैया, उसके बाद आप क्या करना है? वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। तो जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है भैया? गो। ये फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो आपको यूज कौन सी फॉर्म करना है? सेकंड। कि ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। सेकंड वाले यूज करना है, तो क्या करेंगे? मोहन वेंट। कहाँ भैया? विद्यालय कह रहा है ना, तो वेंट टू विद्यालय के लिए स्कूल। समझ में आई बात? एक ही सेंटेंस करो, दो ही सेंटेंस करो, लेकिन वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए गया 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 गया। अब देखिए, ये थोड़ा सा आपको चौंकाने वाला वाक्य है। देखने के बाद सोचेंगे कैसे इसका हम ट्रांसलेट करें। गया गया गया, एक ही शब्द रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या है बात। पहला नंबर तो आपको हम बता दें थोड़ा सा, एक गया क्या है? किसी आदमी का नाम है, ठीक। और दूसरा गया क्या है? क्रिया है। और एक ये गया क्या है? स्थान का नाम है। समझ में आई बात? ये पहला क्या है? नाम है, ठीक। ये क्या है? ये क्रिया है, ये स्थान का नाम है। समझ में आई बात ना? अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसलेट हम करें। समझ में आई बात ना इतना? तो अब देखिए, थोड़ा सा आपको आगे बताते हैं। इसमें अब वाक्य को आप आइडेंटिफिकेट करिए। अंतिम में क्या मिला? गया। तो हम लिखवाए तो उसमें इस वाले जो टेंस हम पढ़ा रहे हैं कि ता था ती थी ते थे आ ई ए आदि शब्द समूह आते हैं। तो ये देखो जरा समझिए कि क्या है ये चीज। ये आ है क्या? आ है ना? आ मिला ना आपको? तो बस पहचान में आ गया तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहचान लिए तो अब ये पता करो ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। एकदम सिंपल दिख रहा है, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, न निगेटिव है। अगर निगेटिव होता तो कहता गया गया नहीं गया, ठीक, गया गया नहीं गया। इंट्रोगेटिव होता तो गया गया क्यों नहीं गया, या गया गया क्यों गया। समझ में आई बात ना? इस तरह से क्या बनाएगा आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएगा। तो न तो निगेटिव है न तो इंट्रोगेटिव है, मतलब हमारा क्या है? अफर्मेटिव है। जो अफर्मेटिव है तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसको लिखते हैं भैया? सब्जेक्ट को। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? गया। गया की अंग्रेजी क्या होगी?
गया, GAYA। फिर उसके बाद दूसरा गया क्या है, आपकी क्रिया है। तो जानने के लिए क्या लिखते हैं, वही गो वेंट गॉन। तो आपको सेकेंड यूज करना है तो वेंट लगा लेंगे। तो गया वेंट, गया क्या है, ये स्थान का नाम है। गया वेंट गया। तो बात समझ में आई? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नोट करिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से क्या करेंगे भैया, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बढ़िया से लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। इसमें आपको जितना भी सेंटेंस मिलेगा आप करिए बिंदास तरीके से। जो ना आए सेंटेंस हमको लाइए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे एक एक सेंटेंस को। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें देखिए भैया, अभी तक क्या करते थे हम आप लोग, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते थे, केवल क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग कर लेते थे जब वाक्य साधारण रहता था तब। लेकिन जब वाक्य आपका निगेटिव रहेगा तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे और उसके साथ सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। तो इसमें नियम क्या लिखेंगे, रूल नंबर 1 क्या है, रूल्स भैया, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्रिया की पहली अवस्था शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और साथ में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें केवल एक ही आपकी सहायक क्रिया भी है, ओनली वन डिड। तो हमारी बात, इसमें आपको ये नहीं सोचना विचारना है कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग करें। जैसे आपका प्रेजेंट में था तो डू या डज था, कंटिन्यूअस में था तो इज एम आर था, परफेक्ट में था तो हैज और हैव था। तो इसमें ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, वो भी कौन सी, डिड। आपको ये नहीं सोचना विचारना है कि कर्ता एक वचन है, मतलब सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, क्या प्रयोग करें। बिना कुछ सोचे समझे आंख मूंद करके डिड लगा देना है। समझ में आने बात। हम सेंटेंस की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सेंटेंस पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लें। स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तो नहीं कहोगे, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, जब साधारण रहता है तब। समझ में आ रही बात ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस, सॉरी एक मिनट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और आपका निगेटिव है तो यहाँ पर आपका नहीं, निगेटिव के लिए नॉट शब्द भी लगा लो। समझ बात, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ये चीज आपको हम लैंग्वेज में नहीं लिखवाया रूल्स में कि नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, वो तो आप लोग जानते हो। वैसे भी नहीं जहां भी रहेगा उसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब देखिए एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कि वह इतिहास नहीं पढ़ाता था। वह इतिहास नहीं पढ़ाता था। तो अब जरा देखिए इसमें ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा देखिएगा इधर कह क्या रहा है, वह इतिहास नहीं पढ़ाता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे। था मिल गया तो आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ देखिए भैया क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानेंगे। सेंटेंस क्या है, तो इतिहास नहीं पढ़ाता था, तो अंतिम में ताथा मिला। ताथा के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसके अंत में हमारा ताथा तीथी ते थे आदि शब्द समूह आते हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस को देखेंगे कि अफर्मेटिव है या निगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो हमारा देख रहे हो वह इतिहास नहीं पढ़ाता था, मतलब निगेटिव वाक्य है। नहीं शब्द भी मिल गया, वैसे भी पता चल गया कि क्या है, नकारात्मक वाक्य है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही, वह की अंग्रेजी ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। ही डिड नहीं शब्द के लिए नॉट, ही डिड नॉट। फिर उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना क्या होता है भैया, टीच। समझ में आई बात ना, पढ़ाना क्या होता है, टीच। अब क्या पढ़ा रहे थे हम, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ही डिड नॉट टीच द हिस्ट्री, द हिस्ट्री। एक सेंटेंस और देखिए भैया, एक सेंटेंस और देखिए, जैसे कह दिया जाए माता जी उपन्यास आज नहीं पढ़, एक मिनट, माता जी उपन्यास नहीं पढ़ती थी। माता जी उपन्यास नहीं पढ़ती थी। तो इसमें देखिए थी मिल गया, तो क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर उसके बाद नहीं शब्द मिला तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट माता जी का क्या होगा, द मदर, द मदर, माता जी, ठीक, द मदर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। डिड सब्जेक्ट हो गया माता जी, उसकी अंग्रेजी द मदर लेंगे, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर लेंगे। अब नहीं शब्द है तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, पढ़ती थी, तो यहाँ क्या करेंगे, रीड का प्रयोग कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, क्या, उपन्यास। रीड द नॉवेल, रीड द नॉवेल। समझ में आई बात? तो आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा यहाँ तक। नोट करिए। फिर इसमें आपका एक कंडीशन और आता है, उसको बताते हैं। हाँ, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, लिख भी लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके एक नेक्स्ट कंडीशन की। इसको हम मिटा रहे हैं भैया। रूल नंबर 2,
इसमें क्या है भैया, बात नहीं करिएगा। देखिए जरा, कह रहे हैं यदि वाक्य में, दूसरा कंडीशन क्या है सुनिएगा, यदि वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं, वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आया हो, तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया दृढ़ का प्रयोग न करके बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जरा देखिएगा भैया, क्या रहे, यदि वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द दिया गया हो, मतलब कि आपका वाक्य ऐसा हो, इसी टेंस का हो, लेकिन उसमें कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द मिलेगा, तब आप कैसे उसका ट्रांसलेट करोगे। कह रहे हैं कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए नेवर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे। और कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या? सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करना है, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग न करके बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करना है। समझ में आ रही बात? जैसे हम एक अफर्मेटिव में किया करते थे, उसी के रिगार्डिंग करना है। समझ में आ रही बात ना? बस इसमें क्या है, कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द रहेगा तो नेवर का प्रयोग कर लेंगे और सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेवर, फिर वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कह दिया जाए नंबर 1, महेश प्रतापगढ़ कभी भी नहीं जाता। हाँ, महेश प्रतापगढ़ कभी भी नहीं जाता था। तो अब इसमें देखिए भैया, पहला नंबर आप पहचानिए, था मिल गया, पास्ट इंडिफिनिट हमने अच्छे से बढ़ाया है, इसके आइडेंटिफिकेशन लिखवाया है। और कभी भी नहीं शब्द मिल गया तो ये समझ में आ गया कि आपका निगेटिव ही है। और इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं हमने बताया है कि जब वाक्य में कभी नहीं है कभी भी नहीं शब्द मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे और सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करेंगे और उसके स्थान डिड का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? तो अब देखिए उसी का गाइडिंग हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया है, अब ट्रांसलेट करना है। जैसे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट महेश, फिर नेवर, क्यों? क्योंकि कभी नहीं शब्द मिल गया या कभी भी नहीं, फिर नेवर, महेश नेवर। और उसके बाद जाना का क्या होगा, गो वेंट गॉन, सेकेंड फॉर्म नहीं करना है तो वेंट। महेश नेवर वेंट, कहाँ? प्रतापगढ़, टू
समझ में आई बात? प्रतापगढ़, महेश नेवर वेंट टू प्रतापगढ़। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रांसलेट करेंगे। इसमें का जो भी वाक्य आपको मिले करिए, न समझ में आए तो लाइए हम बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, समझिए बात ना, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल अस अबाउट इट सो आई कैन एबल सॉल्व योर प्रॉब्लम। समझिए बात को ना। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप उसको बताइए, जिससे हम आपकी समस्या को दूर करने में समर्थ हों। तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।